दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर हमें कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो हमें किन किन चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए। अगर हम उन सावधानियों को नहीं बरतेंगे तो निश्चित रूप से आगे जाके हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि हमारा बैनामा भी कैंसिल हो जाए या हम प्रॉपर्टी से वंचित भी हो जाएं और हमको भूमि पर कब्जा भी ना मिले। तो दोस्तों कुछ सावधानियां हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमें करना क्या है। सबसे पहले दोस्तों, हम जिस व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसके बारे में ये जानकारी कर लें कि क्या ये वही व्यक्ति है जो प्रॉपर्टी का मालिक है, ये कहीं और व्यक्ति तो नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी घनश्याम के नाम हो और राम सिंह नाम का आदमी घनश्याम बन के और प्रॉपर्टी हमें बेच दे। या कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रॉपर्टी को हम खरीदना चाह रहे हैं वो प्रॉपर्टी कहीं एग्रीमेंट तो नहीं कर रखी उसने, कहीं बंधक तो नहीं है, कहीं मॉर्गेज तो नहीं है, कहीं दूसरी जगह विक्रय तो नहीं कर दी गई। इस सारी आदि चीजों का ध्यान रखें। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा इसी संबंध में है कि हमें प्रॉपर्टी खरीदते वक्त किन किन सावधानियों की जरूरत है और क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम फ्रॉड होने से बच सकें, अपने आप को लुटने से बचा सकें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूं, अगर हमको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है और कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है और मैं इसको बेचना चाहता हूं, तो सबसे पहले उससे उस प्रॉपर्टी के सारे कागजात ले लें। कागजात में कोई बैनामा भी उसके पास हो सकता है या वसीयत के माध्यम से वो मालिक है तो वसीयत हो सकती है या उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसका या उसके पास कोई दान पत्र है, अन्य चीजें जो भी मिल्कियत साबित करती हो उसकी, वो कागज हमें ले लेने चाहिए। प्रॉपर्टी का नक्शा भी हमें लेना चाहिए। अब जब पेपर उससे आ जाते हैं उसके बाद हम क्या करें, सारे पेपर्स को, जो नक्शा उसने दिया है, रेवेन्यू रिकॉर्ड का नक्शा दिया है, रेवेन्यू रिकॉर्ड दिया है, बैनामा दिया है, दान पत्र दिया है, जो भी चीज दी हो उसमें हम ये पता कर लें कि प्रॉपर्टी में जो बाउंड्रीज, खसरा नंबरान, प्रॉपर्टी अगर कोई मकान है तो मकान का नंबर वो उसमें दिया गया है नहीं है, प्रॉपर्टी की पैमाइश उसमें है कि नहीं है, प्रॉपर्टी की सीमाएं उसमें दी गई हैं या नहीं दी गई हैं। अगर हम इन चीजों से संतुष्ट हो जाते हैं कि सारी चीजें उसमें हैं, तो हमको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले उन पेपरों को सत्यापित करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अगर बैनामा के माध्यम से कोई कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है तो उससे बैनामा की कॉपी लें, तत्पश्चात रजिस्ट्री ऑफिस में जाके जहां से उसने बैनामा कराया है वहां से एक बैनामे की सर्टिफाइड कॉपी और लेके और उसको मिलान कर लें कि इसमें क्या दोनों ही, जो सर्टिफाइड कॉपी हमने ली है और जो बैनामा विक्रेता जो बन रहा है प्रॉपर्टी का वो उसने हमको दिया है, उसमें क्या वही बातें लिखी है जो हमारी सर्टिफाइड कॉपी में है, या उसने खतौनी हमको दी है, क्या खतौनी में उसका नाम चढ़ा हुआ है कि नहीं चढ़ा हुआ, वो प्रॉपर्टी उस पर आई कहां से, या दान पत्र है, जो भी कागज है उसमें सारी चीजें हम देख लें। उसके बाद जब ये सत्यापन हो जाए पेपर का और हम ये श्योर हो जाएं कि ये व्यक्ति मालिक है इस प्रॉपर्टी का, साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि क्या वो व्यक्ति वही है जो उस प्रॉपर्टी का अपने आप को मालिक कह रहा है, जो हमको प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा है। कभी कभी देखा गया है दोस्तों कि प्रॉपर्टी राम सिंह के नाम है और घनश्याम जी आ गए राम सिंह बन के कि साहब ये प्रॉपर्टी मेरी है और मैं राम सिंह हूं, जबकि वास्तव में वो राम सिंह ना होके घनश्याम है और वो प्रॉपर्टी आपको बेच के चला जाता है फ्रॉड तरीके से। बाद में जब प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए जाते हैं तो राम सिंह जी कहते हैं भैया ये प्रॉपर्टी तो मेरी है। बोले जी कौन हो आप, बोले राम सिंह। बोले हमने तो आपसे खरीदी है। बोले मुझसे तो नहीं खरीदी। बोले वो आदमी राम सिंह बना था। तो इस तरह के फ्रॉड से बचा जाए। अगला पॉइंट है दोस्तों मेरा कि प्रॉपर्टी जहां आप परचेज कर रहे हैं
अगर रेवेन्यू प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं तो नक्शे से लेखपाल के माध्यम से मिलान करा लें कि क्या जो पर्टिकुलर खसरा नंबर हम खरीद रहे हैं क्या वो इसी लोकेशन पर है, यही है। क्या बेनामे में वर्णित कोई संपत्ति, अन्य कोई संपत्ति रेजिडेंशियल है या मकान है जो बेनामे में चौहद्दी और पैमाइश दी गई है या खसरा नंबर उसका दिया गया है, क्या मौके पर जाके ऐसी कोई प्रॉपर्टी है? क्या जो बेनामे में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में जो प्रॉपर्टी जिन लोगों की अन्य की बताई गई है, क्या वही प्रॉपर्टी मौके पर ऐसी है कि पूर्व में इसकी है, पश्चिम में इसकी है? जब सारे मिलान हो जाते हैं, नक्शा आपका सर्टिफाइड हो जाता है कि हां ये प्रॉपर्टी नक्शे के मुताबिक सही है जिस प्रॉपर्टी को मैं खरीद रहा हूं, तभी आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आगे कदम बढ़ाएं। अगर थोड़ा भी सस्पेंस है तो वो प्रॉपर्टी आप परचेज न करें। दूसरा जो अगली बात है दोस्तों, ये पता कर लें कि जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदने जा रहे हैं वो कहीं गिरवी तो नहीं है, कहीं बंधक तो नहीं है, उस पर कोई ऋण तो नहीं है, क्या पूर्व में ऐसा तो नहीं है कि पूर्व में ही जो विक्रेता है उसको बेच चुका हो और दोबारा से फिर आपको बेच रहा हो। ये सारी चीजें आप सत्यापन कर ले रजिस्ट्री ऑफिस में जाके। जब सारी चीजों का आपका सत्यापन हो जाए और आप पूरी तरह से एश्योर हो जाएं कि वास्तव में ये व्यक्ति वही है, प्रॉपर्टी उसी की है, उस पर किसी तरह का कोई लोन बंधक सब कुछ नहीं है, उसके बाद में आप प्रॉपर्टी का भौतिक सत्यापन करें और मौके पर जाकर बाउंड्रीज और सीमाओं को मिलाएं, पैमाइश को मिलाएं। जब इससे आप संतुष्ट हो जाएं, उसके बाद आस पड़ोस में जाके आप ये पूछताछ करें कि भाई ये प्रॉपर्टी का क्या वास्तव में ये मालिक है, यही आदमी है, वो उस प्रॉपर्टी पर कहीं कोई विवाद तो नहीं है, क्या वो प्रॉपर्टी मौके पर जितनी बेनामे में या रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है मौके पर उसका रकबा उतना ही है, क्या वो प्रॉपर्टी पर्टिकुलर खसरा नंबर इतने में ही है। अगर ये सब सत्यापित हो जाए तब आप उस व्यक्ति से जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं आप सौदेबाजी करें, और जब आपकी सौदेबाजी फाइनल हो जाए तो आपको अब बेनामा कराना है दोस्तों, या आपको दोस्तों एग्रीमेंट कराना है। अब वो आप कैसे करेंगे? अगर आपको बेनामा कराना है तुरंत, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको हमेशा जो भुगतान करना है विक्रेता के लिए, या तो चेक के माध्यम से करें या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से करें, आरटीजीएस से करें, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करें। और अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है ये कि इनके अलावा और कोई माध्यम पेमेंट करने का नहीं है। आप नगद भुगतान करके रजिस्ट्री नहीं करा सकते। नगद में केवल आप 20,000 रुपए तक की राशि विक्रेता को दे सकते हैं, अदरवाइज सारा भुगतान आपको नेट बैंकिंग के माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या चेक के माध्यम से करना है। दोस्तों यहां एक और बात बता दूं, जितना भी संभवतः हो सके चेक से भुगतान करने से परहेज करें। हालांकि चलता है चेक, ऐसा नहीं है चेक के लिए मना है, लेकिन कभी कभी क्या देखा जाता है दोस्तों, जो फ्रॉड लोग होते हैं, जो भूमाफिया किस्म के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपको चेक दे देंगे और चेक बाउंस हो जाएगा। आपको कोर्ट में फिर चक्कर काटने पड़ेंगे, उसको नोटिस दो, एक मुकदमेबाजी करो 138 NI एक्ट के तहत, और उसको लंबी प्रक्रिया में आप पड़ जाएंगे। तो सब जहां तक पूरी कोशिश हो जो आप भुगतान करें वो नेट बैंकिंग के माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ही ये भुगतान करें। दूसरा एक बहुत अहम चीज जो आजकल एक फैशन में आ गई है दोस्तों, होता क्या है कि जब हम रजिस्ट्री कराते हैं तो क्या करते हैं, हम एक फर्जी चेक नंबर लिख देते हैं कि साहब इस चेक के माध्यम से हमने पैसा प्राप्त किया, और वो चेक का कभी भुगतान नहीं होता। और हम क्या करते हैं, विक्रेता को नगद भुगतान कर देते हैं और चेक को वापस ले लेते हैं उससे, या किसी कारण से चेक बाउंस हो जाए
उस स्थिति में भी हम ये करते हैं कि हम क्रेता से कहते हैं भैया चेक हमारा वापस कर दे और हम तुमको नगद पैसा दे रहे हैं। ये कभी ना करें भूल के, अदरवाइज उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अगर किसी तरह से चेक बाउंस हो गया है और दूसरा चेक आपको देना है तो आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाके एक शुद्धि पत्र वहां लगवाएं, जो रजिस्ट्री आपने कराई है उसमें, कि सब ये चेक फलाना फलाना हमने दिया था, अब चूंकि ये चेक बाउंस हो गया या किसी तरह से पेमेंट इसका नहीं हुआ है, लिहाजा इसके बदले में हम दूसरा चेक इनको दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो चेक लेके और दोबारा दूसरा चेक दे दिया, नहीं, वो भी बहुत गलत है। रजिस्ट्री में चेक नंबर का लिखा जाना मैंडेटरी है, बहुत आवश्यक है। अदरवाइज तो अगर कोई बेईमान टाइप का विक्रेता होगा, वो आपके खिलाफ बेनामा कैंसिलेशन का मुकदमा दायर कर देगा। और ये पता वहां ये निश्चित है कि जहां आपने ऐसा किया है वहां उस चेक का भुगतान नहीं किया जो रजिस्ट्री में लिखा हुआ है, और उसी आधार पर आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें, चेक दें, अगर चेक के बदले में दूसरा चेक देना है तो रजिस्ट्री ऑफिस में जाके उसमें करेक्शन कराएं। विशेष ध्यान रखें दोस्तों इस बात का। अब बहुत सारे मुकदमे ऐसे आ गए, कुछ लोग क्या करते हैं, चेक दे दिया और चेक वापस ले लिया और नगद भुगतान दे दिया। वो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर नगद भुगतान लेने के बाद भी विक्रेता अगर बेनामा कैंसिलेशन का मुकदमा दायर कर देता है आपके खिलाफ कि जो चेक मुझे दिया गया है क्रेता के द्वारा, उस चेक का भुगतान नहीं किया है, इसलिए रजिस्ट्री को कैंसिल कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से मान लें दोस्तों, वो रजिस्ट्री आपकी कैंसिल हो जाएगी और आपका नगद जो पैसा दिया है वो बेकार चला जाएगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, अगर ए ने बी से कोई प्रॉपर्टी परचेज की और ए ने एक चेक जो है बी को दे दिया और उस चेक का भुगतान नहीं हुआ, बी बोला भैया मेरा तो बैंक में खाता ही नहीं है, मैं चेक का क्या करूंगा, बहुत से लोगों के खाते नहीं होते, और वो बी ने चेक ए को वापस कर दिया। और ए ने क्या किया, ए ने उस चेक के बदले में नगद भुगतान उसको कर दिया। अब बी क्या कर सकता है आपके खिलाफ? आपके पास कोई एविडेंस ऐसा नहीं है जो ये दिखा सके कि मैंने इस चेक के बदले इसको नगद भुगतान किया है, और ये आप कह भी नहीं सकते, क्योंकि विशेषकर उत्तर प्रदेश में आप नगद भुगतान नहीं कर सकते रजिस्ट्री का। वो मैंडेटरी है कि आपको भुगतान ऑनलाइन चेक, डिमांड ड्राफ्ट आदि से ही करना पड़ेगा, नगद नहीं करना पड़ेगा। उस स्थिति में भी आप ये कहने के लिए नहीं रहेंगे कि साहब मैंने तो इसको नगद पैसा दे दिया, तो नगद पैसा बिल्कुल ना दें, चेक दें, चेक को वापस ना लें, उसको चेक से ही भुगतान करें। अगर किसी कारणवश चेक का भुगतान नहीं होता है, चेक बाउंस हो जाता है या स्टॉप पेमेंट हो जाती है या किसी वजह से भी मिसप्रिंट हो जाता है, उसकी वजह से भी अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको दूसरा चेक दें और उस चेक का नंबर रजिस्ट्री ऑफिस में जाके संशोधन करा के रजिस्ट्री में लिखवाएं। दोस्तों इन चीजों का विशेष ख्याल रखें, अदरवाइज आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे, मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।